अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम जैसे एक अरसे से विटनेस कर रहे हैं कि जो आलमी मंजरनामा है वो तब्दीलियों की जद में है, जिनमें इनकलाब शामिल है, जंगें, कुदरती आफात और हुकूमतों की तब्दीली। पूरी दुनिया में ये वाक़यात वकू पजीर हो रहे हैं, जिनमें शिद्दत हमने इस गुज़रे हफ्ते देखी, जिसमें नेपाल में हमने देखा क्या हालात बने। आज के शो में उस पर भी हम बात करेंगे कि उसके फैक्टर्स क्या थे, कैटलिस्ट क्या थे। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मशरक़ वस्ता में है, इसराइल ने जो आलमी सतह पर गदर मचा रखा है, कतर में उसने एक ऐसा अटैक किया जिसने पीस टॉक्स को, जो हमास, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जारी थी, उनको तो सबोताज कर दिया, उनके फ्यूचर पर सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं फॉर कतर, उनको भी क्वेश्चन कर दिया, और जो प्रेस्टीज है कतर की उसको भी दाव पर लगा दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं या अरब कंट्रीज़ हैं वो कतर की जानिब रमादवा हैं, जहाँ गल्फ़ कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ का एक इजलास तलब कर लिया गया है, जो इतवार को, पीर को होगा, और उसमें देखा जाएगा, नापा तोला जाएगा कि रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। सेठी साहब, रिस्पॉन्स के हवाले से तो बात आप करेंगे, लेकिन मिस्र ने पिछले 2 हफ्तों से जो हमास की लीडरशिप थी उसको वार्न कर दिया था कि आपको खतरात हो सकते हैं बैरून मुल्क, अगर आप खुसूसन लबनान में मौजूद होंगे या तुर्की में आपको टारगेट किया जा सकता है। बट किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि कतर जैसे मुल्क को निशाना बना सकता है इसराइल, वो भी इतने धड़ल्ले से। आपके लिए भी ये शौक था जब ये अटैक हुआ? हाँ, ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत से लोगों को ये सवाल पूछा गया है ऑन इंटरनेशनल फोरम्स कि भाई वर यू शॉक्ड, वर यू सरप्राइज्ड। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉट ऑफ पीपल, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, मेजॉरिटी कहते हैं हाँ वी वर शॉक्ड, वी वर सरप्राइज्ड, और फिर उसके बाद कंडेम करते हैं। अच्छा, मेरा मौकफ ये था कि अच्छा, और डिटेल्स क्या हैं? दैट वाज माय रिस्पॉन्स। सो आई वाज नॉट शॉक्ड, अच्छा। सरप्राइज्ड मे बी। अब आप पूछ सकते हैं कि व्हाई वाज आई नॉट शॉक्ड। आई टेल यू व्हाई आई वाज नॉट शॉक्ड। ये जब से ये बात शुरू हुई है ना कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर अब खत्म हो रहा है, वो इरोड हो चुका है। जिन लोगों ने ये रूल्स बनाए थे उन्होंने ही ये रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए, और अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है। और ये जो सिंगुलर पोल था, अमेरिका एंड द वेस्ट, वो अब खत्म होने जा रहा है। और अब इसीलिए वो लोग जो हैं वो ये अपने रूल्स जो उन्होंने बनाए थे उनको तोड़ रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये रूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही था कि किसी मुल्क की सॉवरेंटी को वायलेट नहीं करते। यही रूल था। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस भी बने, ये भी बना, वो भी बना। रूल्स बेस्ड ऑर्डर। रूल्स में ये था कि दी सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हर नेशन की सैक्रोसैंक्ट है, सेक्रेड है। अच्छा, अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इजराइल तो कब से लड़ाई झगड़े कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, मगर आपने देखा कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर कब से, स्पेशली वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी, कब से टूट रही है। ये रूल कब से तोड़ना शुरू कर दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेतन्याहू ने आज क्या कहा। नेतन्याहू 9/11 की, ये आज 9/11 है ना, जी जी। को मतलब है कि आ, तो उसने याद दिलाया कि अमेरिका के ऊपर जब हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तो अमेरिका ने सिर्फ ये नहीं कि कहीं सिलेक्टिवली टारगेट किया था उनको, जिन लोगों ने उनका ख्याल तक किया है, एविडेंस तो कोई नहीं थी, मगर अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर जाके हमला कर दिया। तो दैट वाज द फर्स्ट बिग वायलेशन ऑफ द रूल्स बेस्ड ऑर्डर। 2001 से फिर वहां 2001, उसके बाद आपने देखा कि किस किस ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है उसको वायलेट किया है। आपने देखा कि इंडिया ने भी वायलेट किया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर। जब इंडिया ने पहले कार्रवाई की थी, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स, कश्मीर में जाके इन्होंने सो कॉल्ड टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर बमबारी की थी, तो वो भी तो उन्होंने वायलेट की थी ना, पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो वो भी एक केस था आपके पहले। वो और बात है कि पाकिस्तान ने फिर बराबरी का हमला वापस किया और वो पीछे हट गए। अभी फिर हाल ही में इंडिया ने फिर किया है रूल्स को तोड़ के, और फिर पाकिस्तान ने
काउंटर किया उसको। अब इजराइल ने ये कर दिया है, और सिर्फ इजराइल ने ये कतर के ऊपर नहीं किया, इजराइल ने तो पिछले चंद हफ्तों के अंदर अंदर ही 7 डिफरेंट ममालिक के ऊपर हमला किया। जी। इजराइल ने ईरान के ऊपर किया, इजराइल ने सीरिया के ऊपर किया, जी। इजराइल ने लेबनान के ऊपर किया अभी, और इजराइल ने यमन में भी किया। ट्यूनिस। इजराइल ने अभी आके वो जो फ्लोटिला आई हुई है कि जी 50 जहाज आए हुए हैं जो कि सीज ऑफ गाजा को तोड़ने के लिए आए हुए हैं, वो अभी उन्होंने डॉक किया हुआ था ट्यूनिस में, तो वहां जाके इन्होंने उनके ऊपर ड्रोन्स के जरिए 2 दफा अटैक किया। तो इन्होंने तो छोड़ा नहीं किसी को। अब ये कतर के ऊपर ये करना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ग्लोबल जिस तरीके से वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट कंट्रीज जो कुछ कर रही हैं उन्हें आप, तो आई वॉज नॉट शॉक्ड। बट ऑफ कोर्स एक चीज जिसपे पहले शक था वो अब कंफर्म हो गई है। शक ये था कि क्या कोई जेन्युइनली कोई सीज फायर की तरफ पैलेस्टाइन के अंदर ये जो जेनोसाइड हो रही है इसको रोका जाएगा? क्या अमेरिका जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इसको रोकने में या नहीं है? क्योंकि इसराइल तो नहीं है, इसराइल तो ऑक्यूपेशन करना चाह रहा है, वो तो 1.2 मिलियन जो वहां रह गए हैं पैलेस्टीनियन उनको भी निकालना चाह रहा है। और एज वी स्पीक वहां वो बम फेंक रहा है जी। और पैलेस्टीनियंस को लीफलेट्स ड्रॉप कर रहा है कि निकलो यहां से नहीं तो मारे जाओगे। तो इसराइल का तो ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, मगर अमेरिका का जो था वो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अब देखिए ये कंफ्यूजन कहां शुरू हुई और अब आपके कहां खड़ी हुई है इस वक्त। जब इसराइल ने ईरान को अटैक किया तो उस वक्त भी ईरान और अमेरिका अपनी नेगोशिएशन की बात कर रहे थे ऑन द न्यूक्लियर डील जी। और उसकी बातें हो रही थी, और इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान को। और पता ये चला बाद में कि अमेरिकन फुल सपोर्ट थी जी। फुल सपोर्ट थी अमेरिका की बिहाइंड द सीन्स। डोनाल्ड ट्रंप फैसिलिटेट कर रहा था ईरान को, प्रिटेंड कर रहा था कि हमसे बात कर रहे हैं, उधर से पे जाओ। और फिर अमेरिकन प्लेन्स दिए फॉर रिफ्यूलिंग ऑफ इजरायली एयरक्राफ्ट जी। तो मतलब है अमेरिका वाज फुली कंप्लिसिट। मगर बात हो रही थी नेगोशिएशन की। अच्छा, अब यहां भी उसी किस्म की चीज हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे पता नहीं था जी। अहे, मुझे तो मेरे चेयरमैन जो चीफ ऑफ स्टाफ ने आके उस वक्त बताया जबकि बमबारी शुरू हो गई थी, और हमने फौरन मैंने कहा अपने सेक्रेटरी को कि जल्दी से फोन करके कतरीज को बताओ कि ये होने जा रहा है या ये हो रहा है। अरे भाई वो तो हो रहा है, तो आप क्या बता रहे हैं? आपका इतना बड़ा बेस है वहां पत्ता नहीं हिलता जिसको आप मॉनिटर नहीं करते। और ये जहाज 1500 किलोमीटर उड़ के आए हैं और तो आपको पता नहीं है कि ये आ रहे हैं। और एक जहाज तो नहीं था, 12 जहाज थे। और फिर जब वापसी पे इनको रिफ्यूलिंग करनी पड़ी तो रिफ्यूलिंग किसने करके दी है इनको कि ये वापस जा सके ये फाइटर्स? अब तो इल्जाम लग रहा है कि ब्रिटिश रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी इन्वॉल्व थे और अमेरिकन रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी इन्वॉल्व। तो बात यह है कि अमेरिका को पूरा पता था कि ये होने जा रहा है। अच्छा। और ये दिलचस्प बात यह है और अफसोस की बात यह है और शॉकिंग बात कि ये हमास के जो लोग थे ये टर्की में थे, उनको वहां से बुलाया गया, अमेरिकनों ने उनको वहां से बुलाया और कहा आओ अब नेगोशिएट करो, ये प्लान मैं लेके आया हूं। और एक्चुअली वो प्लान भी इसराइल ने बनाया और अमेरिका ने फॉरवर्ड किया। वो तो अब सारे कमेंटेटर्स बता रहे हैं, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स। और वो उनको वहां से बुलाया और फिर इधर से आंख मार दी कि अब तो अमेरिका पूरी तरह फुली इसमें इन्वॉल्व है। और अमेरिका का इतना बड़ा बेस है। मैं एक अमेरिकन कमेंटेटर को सुन रहा था, मिलिट्री एक्सपर्ट है स्कॉट रिटर, वो कह रहा था कि जब ये जहाज पहुंचे हैं करीब
तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दी थी। कतर की जो भी फैसिलिटीज थी अपनी जी टू मॉनिटर एनी वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस, वो सारी ब्लैकआउट कर दिया था अमरीकनों ने। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो एयर स्पेस वायलेट नहीं की, हमने तो बाहर से बैठ के ऐसा ही है, रिपोर्ट यही हो रहा है। इराक से हम तो इराक के ऊपर थे जहां से हमने मारा है। नॉनसेंस। बहरहाल तो अमरीकनों को तो सब पता था, और ये जो है ये एक एक्सक्यूज बना दिया है कि जब शुरू हो गई है तो फिर जाके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जाके कहता है उसको, प्रेसिडेंट को। ये कोई बात है? बेवकूफ है लोग, सबको पता है क्या हुआ है। तो अब बात ये है कि आई वॉज नॉट शॉक्ड। मैंने आपसे बताया 7 मुल्कों को इसराइल ने बमबारी की है और वायलेट की है उनकी एयर स्पेस, और ये कोई स्पेशल बात नहीं है। ये इसराइल इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और वो कहते हैं हम करें, हमने किया और आगे भी करेंगे। ठीक। तो अब सिचुएशन ये है कि सवाल ये खड़ा होता था कि अमेरिका का क्या रोल है, ट्रंप का क्या रोल। तो अब मेरा ख्याल है सबको पता चल जाना चाहिए कि अमेरिका का रोल इसमें क्या था और वो क्या चाहते हैं। वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले दिन आयशा बता दिया था कि वो कहता कि गजा को साफ करो, मैं तो यहाँ रिवियरा बनाऊंगा, मैं तो यहाँ रिवियरा बनाऊंगा, और पैसे सारे सऊदीज देंगे और कतरीज देंगे और इजिप्शियंस देंगे और ये लोग देंगे और गल्फ स्टेट्स देंगी, यहाँ रिवियरा बनाएंगे, पैलेस्टीनियन को निकालो यहाँ से। तो इसराइल की पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है। दे हैव यूज्ड दिस कि जी अब बिल्कुल क्लियर कर देना है, गाजा से फलस्तीन को निकाल देना, नामो निशान नहीं रहने देना। जाए जाके किसी और मुल्क में जाके रहें, जॉर्डन में रहें, इराक में रहें, सीरिया में रहें, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। अच्छा, तो ये एनीवे अच्छा सेठ साहब, जैसे आपने बताया कि इसमें अमेरिका ऑन बोर्ड था, जैसे माजी में भी हमने देखा हिजबुल्लाह की लीडरशिप को कैसे बैरूत में जमा करके निशाना बनाया गया, फिर इस्माइल हनिया को तेहरान में टारगेट किया गया, उसके बाद जब अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे तो तब कैसे सबोताज किया गया। आपने सारा पैटर्न बताया है, मेथड टू मैडनेस बताया है। लेकिन इस वक्त CNN को एक US ऑफिशियल ने बताया कि विटकॉफ से मंडे को बाकायदा बेंयामिन नेतन्याहू के एक नुमाइंदे की मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने हिंट ही नहीं दिया कि वो अटैक करने जा रहे हैं इस तरह से। अब ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पे इससे बिल्कुल बरी उज़िमा हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेल के टारगेट क्या अचीव करना चाहते हैं, और कतरी अमीर का ये कहना कि अब वो रिस्पॉन्स के साथ फॉलो अप कर रहे हैं अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो इसका मतलब है जो रिस्पॉन्स कतर देगा या मुस्लिम वर्ल्ड देगी उसमें भी अमेरिका ऑन बोर्ड होगा। देखिए, पहली बात तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स झूठ बोल रहे हैं, सीधी सी बात। इसको तो अब आगे सवाल का जवाब और है ही कोई नहीं। तो अब बात यह है कि जब जो लोग रूल्स बनाते हैं वही रूल्स तोड़ देते हैं, तो फिर इसी किस्म की सिचुएशन होती है। अब ये झूठ बोल रहे हैं सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स। आपका दूसरा सवाल जो है वो ये कि जी अब कतरीज जो है वो क्या करेंगे। कतरीज को भी समझ आ गई है ना, उनका भी बयान एक आया है कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ जो अलायंस है सिक्योरिटी का वो चलता भी है कि नहीं, क्योंकि इसीलिए तो ये बेस इजाजत दी थी कि कतर को कोई वायलेट ना कर सके। इसीलिए तो 15 से 16 बिलियन डॉलर साल का जो है वो कतर जो है डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। और डिफेंस क्या है? सारे अमेरिकन हथियार है, अमेरिकन सारा कुछ है, इंक्लूडिंग राफेल्स एंड अमेरिकन F-16s एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये तो सारी बिजनेस अमेरिका को देता है कतर। और कतर ने अभी 600 मिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट की है डोनाल्ड ट्रंप को कि जी हम आके इन्वेस्ट करेंगे। ट्रंप को उन्होंने इन्वेस्टर्स वादा किया है कि जी हम आपके यहाँ अमेरिका में आके आपको सपोर्ट करेंगे। भी जो ट्रंप होके गया उसको एक 400 मिलियन डॉलर का जहाज भी पकड़ा दिया है। ये है कतर का हाल। तो ये अरबों का तो ये हाल है। अब मसला ये है कि जब आप एक दफा बैठ गए अमेरिकन कैंप में अंदर, तो फिर तवक्को करें कि आपको वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने मफाद को प्रमोट करेंगे वो। तो ये तो सबक सीखना चाहिए मुसलमानों को और स्पेशली गल्फ कंट्रीज को। तो अब क्या सीखेंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट अभी ये डिस्कशन शुरू हो जाएंगी वहाँ। सुना है मैंने कि वो संडे के दिन सबको बुला लिया उन्होंने, GCC कंट्रीज को और भी मुस्लिम ममालिक को वहाँ बुला लिया। शहबाज शरीफ साहब भी लपक के पहुंच गए हैं वहाँ अपना हमायत करने के लिए कि हम आपके साथ हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सोच देखें भाई क्या सोचते हैं, विल दे गेट टुगेदर वंस एंड फॉर ऑल, या अभी भी आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं
वही लेके बैठे रहेंगे और अमेरिका की गोद में वो एक उधर बैठा हुआ है अमेरिका की गोद में, एक इधर बैठा हुआ है अमेरिका की गोद में, एक उधर बैठा हुआ है, ये सारे बैठे हुए हैं उनकी गोद काफी गोद भरी है में। अमेरिका की। लेकिन सेठी साहब, जिस हाँ, तरफ आप इशारा शुरू में दे चुके, वो बयान बहुत अहमियत का हामिल है। अरब इस्लामिक वर्ल्ड का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स जाना है, यही बात सऊदी अरब भी कह रहा है और कतर भी कह रहा है। वो कलेक्टिव रिस्पॉन्स आपके ख्याल में क्या होगा, ये प्रिडिक्ट कर दें। मैं चलो ये प्रेडिक्ट कर देते हैं, कोई सॉलिड किस्म की चीज नहीं होगी। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे और बातें होंगी। आपको पता ही है कि कतर जो है वो एक तरफ खड़ा है और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं गल्फ के, वो एक तरफ खड़े हैं ऑन दिस होल क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। वो तो सारे एब्राहम अकॉर्ड साइन करने जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं जी। तो सो मेरा ख्याल है कि ये कर क्या सकते हैं। चलिए लेट्स डिस्कस दिस के कर क्या सकते हैं। अब क्या करेंगे वो तो सोचने दें इनको, कर क्या सकते हैं। देखिए ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इसराइल के साथ पंगा ले ले, ठीक है जी। तो अब करेंगे क्या, कंडेम करेंगे, रोना धोना करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, मगर इसके अलावा कोई काउंटर एक्शन तो नहीं ले सकते ना। अलबत्ता अगर इनको कोई समझाए कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, थोड़ी सी आप मेहनत करें, हिम्मत करें, मुत्तफिक हो जाएं, तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक चीज तो ये कर सकते हैं कि सारे मिलके मुस्लिम ममालिक जो हैं इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दें, कि हम इजरायली प्रोडक्ट्स जो है वो ना इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे टू इजराइल। इजराइल इज अ बिग क्वाइट डिपेंडेंट ऑन ट्रेड। तो एक तो ये हो सकता है कि देखें, दूसरा ये कि दे कैन ऑल जॉइन हैंड्स, कि आपस के जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म करके और एक मुत्तहिद फैसला करें कि इनकी क्या पोजीशन है, 2 स्टेट सोल्यूशन, 1 स्टेट सोल्यूशन, एक आवाज के साथ बोले। मगर इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। अब देखना ये है कि कोई ऐसी रद्द अमल होता है कि नहीं होता। अब देखें ना, इजिप्ट जैसा मुल्क, उसने सबसे ज्यादा तकड़ा बयान ये दिया है कि अब हम देखते हैं इजराइल के साथ कैसे तल्लकात, कितना कम करेंगे तल्लकात। ये नहीं कि तल्लकात तोड़ देंगे, कि हम कैसे इसको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करते हैं। ये है इजिप्ट का, वो भी अमेरिकन कैंप में बैठा हुआ है, वहां भी एक डिक्टेटर बैठा हुआ है अमेरिकन सपोर्ट के साथ। तो ये जो सारे किंगडम्स हैं, ये यहाँ कोई जमहूरियत वूरियत नहीं है, सारे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हैं और इनॉर्मस वेल्थ, और वो सारी की सारी वेल्थ जो है वो अमेरिका के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और अमेरिका में इन्वेस्ट हो रही है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? सो आई एम अफ्रेड, इसीलिए तो इसराइल ये करता है, इसीलिए तो अमेरिका जो है वो ये ओके कर देता है। ठीक है, यानी ये रिस्पांस इस नौइयत का होगा। ज़ाहिर है हमले से पहले इसके आउटकम को और इस पे रिस्पांस को भी जांचा गया होगा, नापा तोला गया होगा, जिसके बाद ये अमल किया गया। लेकिन बात यह है सिर्फ इसी हमले तक महदूद नहीं रहेगी। अभी भी इस्राएली हुकाम ये धमकी दे रहे हैं कि वो दूसरा हमला भी कर सकते हैं और हमास की लीडरशिप को ख़त्म करके ही दम लेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिर साहब, ये तो आपने बता दिया कि अरब ममालिक या इस्लामिक दुनिया कैसे इस पर रिएक्ट करेगी मुमकिन तौर पर, लेकिन हमास के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे जिनमें अब एक बार फिर तात्तुल आ गया, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? गाज़ा का क्या होगा? देखिए, गाज़ा को तो इजराइल लगा हुआ है उनको खाली करने में, और अमेरिका बिल्कुल उनके साथ है। जो मर्जी ऊपर से गए अंदर से साथ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नेगोशिएशंस का क्या होगा। फौरी तौर पे तो नेगोशिएशंस खत्म हो गए, ना ही होंगे, क्योंकि अब नेगोशिएटर को भी पता चल गया है कि ये जो पहला जो प्लान आया था वो भी इजराइल ने बना के दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, जो उसने आगे कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हेल्प की है टू नॉक आउट द नेगोशिएटर्स। अगर नेगोशिएशन, ये जो रूल है, अगर इसको आप तोड़ देंगे तो फिर आगे क्या होगा। ये तो आपको याद है कि जब भी जंग होती थी
और निगोशिएशंस होने होते थे, तो पुराने जमाने में वो घोड़े पे आते थे व्हाइट फ्लैग लेके। जी। फिर वो व्हाइट फ्लैग वाला जो आता था पैगाम देता था और वो चला जाता था, उसको कोई नहीं हाथ लगाता। तो निगोशिएशन या उनकी पूरा फर्द आता था, वो आके बैठते थे, बात करते थे, फिर वो चले जाते थे, वो सेफ पैसेज होती। यहाँ तो ये रूल जो है, एलिमेंट्री रूल है जो वॉर का रूल है, जी। तो वही तोड़ दिया उन्होंने। नथिंग इज सेक्रेट। इसराइल के लिए तो कुछ भी सेक्रेट नहीं है। तो इसलिए आई थिंक अब नेगोशिएशंस, आई डोंट सी एनी नेगोशिएशंस, सर्टनली नॉट फॉर द टाइम भी। अगर नेगोशिएशंस करने हैं तो ये बाकी मुल्क जो है ये बैठ के कर ले, मगर हमास और हिजबुल्लाह जहां भी जाएंगे इजराइल विल बी टारगेटिंग देम। और अब तो उनको और भी ख्याल करना पड़ेगा कि वे दे आर सेफ एंड वे दे आर नॉट सेफ। उन्होंने, आपने देखा है किस किस तरीके के साथ इजराइल ने एलिमिनेशन की है। पहले तो वो होम्स के अंदर बॉम्ब डाल दिए थे, उसके जरिए किया, फिर ये अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। सो यू नो दी इजराइलीज विल नॉट स्टॉप एट एनीथिंग टू डेसिमेट द लीडरशिप। और बहुत हद तक देव, आपने देखा ईरान के साथ कैसे किया था कि उनके कमांडर्स को एलिमिनेट किया, फिर उनके अंदर आके वहां से लोगों को एलिमिनेट कर दिया, उनके आर्मी के टॉप कमांडर्स को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये उनकी एक पॉलिसी है, दे विल कंटिन्यू विद इट, और उनको ग्रीन लाइट मिली हुई है फ्रॉम अमेरिका। जी। और इसमें उनको कोई नो गो एरिया नहीं लगता, जिस तरह से उन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया, उसके अलावा इस्माइल हनिया को किया। ऐसे लगता है कि इसराइल इस वक्त बदमस्त हाथी है, तो क्या वो तुर्की पे भी अटैक कर सकता है हमास लीडरशिप के पीछे जाते? देखिए, तुर्की के ऊपर जिस तरीके के साथ कतर के साथ किया है, या वो नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टर्की जो है, दो उसके रीजन है। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हैज अ फैंटास्टिक एयर फोर्स एंड डिफेंस सिस्टम्स एंड अग्रेसिव सिस्टम्स। तो अगर कोशिश की कि जहाज आए और यही काम करें, तो टर्की के भी जहाज उड़ के डॉग फाइट्स होंगी। टर्की विल नॉट अलाउ दिस, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि टर्की के जो असासे हैं इन सीरिया, उनके ऊपर ये अटैक करेगा टर्की को सबक सिखाने के लिए। अगर टर्की जो है वो होस्ट करता है हमास को या हिजबुल्लाह को, या कोई आगे वहां जाके पनाह देता है किसी को, तो दे विल डू दैट। मगर ये इनको तो पनाह रूस में भी मिल सकती है ना, हमास के लीडर्स को। बट आई थिंक हमास की लीडरशिप जो है वो नहीं चाहेंगे कि वो दूर दराज जाके बैठे। दलेर लोग हैं, उन्होंने कमिटमेंट की हुई है। और वो तो जहां है जंग है, जहां वही रहेंगे, और वो हर इंच के लिए लड़ेंगे। वो नहीं रुकेंगे। दैट्स गोइंग टू हैपन। सो आई थिंक नेगोशिएशंस जहां तक है, आई थिंक फौरी तौर पे तो ऑब्वियसली अगर नेगोशिएटर्स को ही वो टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो नेगोशिएशन कहाँ होगी? अगर नेगोशिएशन भी होगी तो वो मुल्कों के दरमियान में होगी। वो ये इब्राहिम अकॉर्ड्स और टर्म्स क्या होंगी, और ये होगा और वो होगा। मगर अरब वर्ल्ड के अंदर भी, और विद मार्ज 1 और 2 एक्सेप्शंस, अरब वर्ल्ड के अंदर भी इत्तेफाक है कि जी ये फ़लस्तीन का जो मसला है, इसमें हमास और हिजबुल्लाह इनको फारग किया जाए। जैसे आपने देखा सीरिया के अंदर उन्होंने सारे जो ग्रुप्स थे उनको फारग कर दिया, और जो एक आध रह गया था उसको को ऑप्ट करके प्रेसिडेंसी में बिठा दिया, और अमेरिका पहुंच गया वहां। अच्छा, सालिस का किरदार कतर अमेरिका के कहने पर अदा करा था, लेकिन अब इस तरह के हमले के बाद से कतर को भी ज़ाहिर है अपनी प्रेस्टीज का, अपनी सिक्योरिटी का खदशा लाहक हो गया। दीगर अरब ममालिक भी अमेरिका से मुतालिक, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुतालिक इस ब्लफ के बाद अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे? क्या बदलेंगे? क्या बदल सकते हैं? दे आर सो इंडेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, अगर ये मुल्क जो है जमहूरी रियासतें होती जो अपने पाँव पे खड़ी हो सकती, तो फिर तो और बात, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? तो आई डोंट थिंक इनकी कोई खास फायदा फर्क होगा। बातें होंगी कि जी हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, फलाना एयरबेस जो है उसकी टर्म्स को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। नथिंग। अमेरिका हैज गॉट देम फ्रॉम हियर। इनके सारे पैसे अमेरिका में इन्वेस्टेड हैं, इनके हथियार सारे अमेरिकन है, ऊपर आके अमेरिकन बैठे हुए हैं। टू लेट। तो सिट साहब, फिर पीस टॉक्स या सालिस का किरदार मुस्तकबिल में आपके ख्याल में कौन अदा कर सकता है? किस मुल्क में बातचीत हो सकती है? क्योंकि अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी मुज़ाकरात दोहा में ही होते रहे, कतर ही होस्ट करता रहा, लेकिन अगर कतर ख़त्म तो फिर कहाँ? हाँ, अब कतर का ख्याल था कि वो इस किस्म की एक जगह बना सकता है जाके वहाँ न्यूट्रलिटी हो, मगर ये अब मेरा ख्याल है as far as the Palestine question is concerned, Qatar will not be hosting any further talks like this. मुश्किल है। अब तो they can't trust America at all. अब तो वो बात कर रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ और सोचते हैं। ये सोचेंगे क्या? ये रूस और चाइना के पास जाएंगे, जैसे इंडिया भागा है रूस और चाइना के पास।
अब ये भी रूस और चाइना के पास जाएंगे। अमेरिका की कोशिश थी कि इनको आइसोलेट किया जाए चाइना को, वो तो उल्टा हो रहा है। जिस किस्म की हरकतें अमेरिका कर रहा है और बिहाफ ऑफ इसराइल, तो वो तो सारे भाग रहे हैं चाइना और रशिया के पास। और इस सिलसिले में पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान कोई खास किरदार नहीं अदा कर सकता। पाकिस्तान की अपनी पोजीशन बड़ी खतरनाक है, वो भी इस वक्त चाइना के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। इसी को चलाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, एक ऐसा पहलू, एक ऐसा मामला जिसके बहुत से सिरे हैं, बहुत सी डायमेंशंस हैं, लेकिन मुस्तकबिल क्या हो सकता है इस सारे मामले का, एनालिसिस से आपने जाना। एक और मुल्क जहां हैं तब्दीलियां वाज़ेह, लेकिन पेचीदगियां क्या है, ब्रेक के बाद उस पर बात करें। शो में साथ देने का शुक्रिया। 3 दिन थे जिनमें 3 वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े हमने दुनिया भर में देखे। जापान में भी रिज़ाइन करना पड़ा वज़ीर-ए-आज़म को, फ्रांस में भी हमने देखा कि इस्तीफ़ा आया, वज़ीर-ए-आज़म रुखसत हुए। और इसके अलावा हमने नेपाल में देखा कि हुकूमत का तख्ता इन अ वे जेन-ज़ी ने उलट दिया, वहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। लेकिन पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए और हमें ऐसे लगा जैसे बांग्लादेश का एक्शन रिप्ले हो रहा है। सेठ साहब, जनूबी एशिया में क्या ये इनकलाब है? इसको इनकलाब कहा जा सकता है? नेपाल में क्या हुआ? पसे पर्दा मुहरकात क्या थे? कौन सी फोर्सेस हैं जो इन नौयत की चेंजेस का सबब बनी? देखिए, अब 3-4 मिनट के अंदर कितनी लंबी बात तो हो नहीं सकती। नेपाल के अंदर हुआ ये है कि वहाँ पहले एक मोनार्की थी और पंचायती सिस्टम था काफ़ी अरसे तक। फिर 90 की दिहाई के बाद जमहूरी स्टरिंग शुरू हुई, डिमांड शुरू हुए और इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशन और पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज, द कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और द कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट, ये दो उनकी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में, और एक उनकी सेंटर राइट की पार्टी कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस। तो ये 3 जो थी यही इलेक्शन लड़ती रही और जो हुकूमतें बनती रही हैं वो लेफ्ट की हुकूमतें बनती रही। अच्छा, जब से ये लेफ्ट की हुकूमतें बनती रही है पिछले 8-10 साल से, तो एक ही साहब थे, एक ही पार्टी थी जो कि कोalition बना के, तो दैट वाज दी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। अच्छा, अभी हाल ही में तब्दीली ये आई कि इनका जो रुख है, जो टिल्ट है, वो इंडिया से हट के चाइना की तरफ, जैसे सब जा रहे हैं चाइना की तरफ, तो बिकॉज चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो इनको भी साथ लेके चलना चाह रहा है और चाइना ने इनको लोन शोन्स भी दिए हैं, इनकी हेल्प भी कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आइडियोलॉजिकली भी बड़े करीब थे इसके। तो मगर जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ना, ये चेंज हो रही है और ये इंटरनेट की वजह से सारी दुनिया जो है ना वो एक जगह पे आ गई। हर बंदा जहां भी बैठा हुआ है ना, इंटरनेट की वजह से उसको पता है दुनिया में क्या हो रहा है। तो जब श्रीलंका के अंदर स्टूडेंट्स रिवोल्ट करते हैं तो सब जगह पे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स रिवोल्ट करते हैं या मिडिल क्लास करती है, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ भी उसी किस्म की सिचुएशन थी कि यंग पीपल, अब यंग पीपल जो है हाल ही में, हालांकि जब से जमहूरियत आई थी, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी आई है नेपाल के अंदर, तो यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है कंपेयर टू दी ओल्ड मोनार्की डेज, मगर इसके बावजूद कंडीशंस जो है वो अच्छी नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा इस वक्त एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर जो है वो नेपाल के यंग लोग जो है वो कभी कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई 5 लाख के करीब तो ये वहां से पॉपुलेशन जो है बाहर जा रही है और वहां से भी पैसे भेजते हैं, जिसकी वजह से उस रिमिटेंसेस की वजह से नेपाल चल रहा है। तो जो लोग रह जाते हैं, दे आर, बड़ी उनकी तकलीफ है, दे आर एंग्री एंड यंग पीपल और दे आर नॉट गेटिंग द फैसिलिटीज दैट दे थिंक दे नीड। और जो हुकूमतें हैं दे आर इनएफिशिएंट, करप्ट। अब करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये इश्यू बना, इंडोनेशिया में भी यही इश्यू बना कि जी एलीट जो है कैप्चर, एलीट कैप्चर है। उधर बांग्लादेश में भी यही हुआ। अब यहाँ भी यही इश्यूज बनने शुरू हो गए, एलीट कैप्चर। अब यहाँ जो अमीर लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, हर किस्म की हरकतें करते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाता है और सोशल मीडिया पे शुरू हो जाती है बात। अब ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये और भी जगह पे आपको ऐसे सीन नजर आएंगे। तो इसलिए ये जो गुस्सा है ना, ये अब इरप्ट कर रहा है और ये इरप्शन जो है ये आपने देख लिया 3-4 मुल्कों में, हर जगह पे हो रही है। ये जो सारा, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क की आप बात करते हैं,
वहाँ 70% जो ज्यूज हैं दे सपोर्ट देयर एंटी व्हाट इजराइल इज डूइंग इन पैलेस्टाइन। और यंग जनरेशंस, तो यंग जनरेशंस जो हैं वो अब इंटरनेट के जरिए दे आर कमिंग टुगेदर एवरीवेयर एंड मेकिंग द सेम डिमांड्स। और वो जो पुरानी चीजें वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो पहले तो पता ही नहीं चलता था हो क्या रहा है, अब सबको पता चलता है क्या हो रहा है। आपको अपना पावर के बारे में भी एक परसेप्शन आ जाती है कि हम कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, हम इकट्ठे हो जाए तो। ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं आप जब एक जगह पे प्रोटेस्ट देखते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं हम भी कर सकते हैं, हम भी करें। तो आई थिंक इस किस्म की सिचुएशन हो रही है। इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो एक कहीं कुछ होता है तो उसका इफेक्ट जो है किसी और जगह पे होता है, अगर सारी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाए कि वहाँ क्या हो रहा है, उसके नताइज क्या है। तो इसलिए आई थिंक वी हैव टू बी दिस इंटरनेट इज अ वेरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, नेगेटिव इसलिए कि फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है आप रियासत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहां ऑपरेशन हो रही है या नाजायज फायदे उठाए जा रहे हैं उनको भी आप अटैक कर सकते हैं। और ये फ्री फॉर ऑल है एक किस्म का। तो आई थिंक ये जो शुरू वहां इसलिए हुआ कि जी उन्होंने 25-30 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको बैन कर दिया। अब ये बेवकूफ़ी की, अब उनको बैन किया तो जाहिर है अब इंटरनेट जो है ना, इसके एक तो नुकसान ये है कि गाली गलौच भी चलती है, ट्रोलिंग भी होती है, एलिगेशंस भी लगती हैं, ज्यादती भी होती है। दूसरा पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपकी थिंकिंग बेहतर हो जाती है या ज़्यादा वसी हो जाती है। मगर एक और डायमेंशन है इसका कि ये इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट है ये। अभी आप टिकटॉक के ऊपर आप बैठे, अभी पाकिस्तान के अंदर देहातों में चले जाएं, वहां टिकटॉक के ऊपर वो रील्स बना रहे हैं और लाख लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो ये एक, और जो एप्लीकेशंस बन गई हैं इसके ऊपर, इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स। और इतना आसान हो गया ऐप्स को इस्तेमाल करना। तो इसलिए इंटरनेट के बगैर तो अब जिंदगी नहीं रही। और ये जो लोग कहते हैं जी कि पोर्नोग्राफी देखते हैं, ये करते हैं, अरे यार इट्स मच मोर देन दैट। तो अब मुस्तकबिल क्या है नेपाल का? बादशाहत वहां वापस आएगी, हिंदुइज्म का गलबा कहा जा रहा होगा, और साथ ही भारत कितना मुतासिर हो सकता है, क्योंकि ये सब तब्दीलियां भारत के बॉर्डर पे हो रही हैं, जिन जिन ममालिक में तब्दीलियां आ रही हैं। भारत बड़ा परेशान है। जब ये नेपाल की हुकूमत ने चाइना की तरफ टिल्ट किया तो भारत बड़ा गुस्सा था, मगर वहां भी एंटी भारत, जैसे बांग्लादेश के अंदर एंटी भारत सेंटिमेंट है, नेपाल के अंदर भी बड़ा एंटी भारत सेंटिमेंट है। बिकॉज जहां भी ये भारत जाता है वहां बिग ब्रदर बड़े भाई बनने की कोशिश करता है और बुली करता है, तो वो रिएक्शन होता है उसका। भारत के खिलाफ बांग्लादेश और नेपाल में हो रहा है रिएक्शन एंड सो ऑन। तो अब इशू यही है कि अब वहां होगा क्या? वहां यही होगा कि अब देयर विल हैव टू बी न्यू इलेक्शंस और एक नई हुकूमत आनी पड़ेगी, और तो वहां कुछ चारा नहीं है। That's it. लेकिन ये देखना है मुस्तकिल कि जितनी तब्दीलियां आ रही हैं उसके पीछे यंग जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, वो असरअंदाज हो रही है हुकूमतों के मामलात में। और जितनी पॉलिसी में, आपका ये नुकता बड़ा अहम है कि सोशल मीडिया के ज़रिए एक पैरेलल सिस्टम बन रहा है पूरी दुनिया में, जो इश्यूज़ में एक दूसरे से हम आहंग हैं। आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।